नमस्कार साथियों, मेरा नाम कौशल शर्मा है और आज हम लोग तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो सैन्य गठजोड़ हुआ है, उसका विश्लेषण करेंगे। सऊदी अरब का एक बहुत ही पवित्र शहर है मक्का, जहाँ पर काबा है और लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष यहाँ पर मुस्लिम तीर्थयात्री हज करने जाते हैं। भारत से भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मक्का शहर जाती है। इस मक्का शहर में एक सैन्य गठजोड़ हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार यदि इन तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे ये तीनों अपने ऊपर हुआ हमला समझेंगे और तीनों मिलकर उस शत्रु का सामना करेंगे। इस तरह का सैन्य गठजोड़ बनता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान, जर्मनी और इटली ने, जापान के सम्राट हिरोहितो, जर्मनी के एडोल्फ हिटलर और इटली के मुसोलिनी ने एक सैन्य गठजोड़ बनाया था, जिसे धुरी राष्ट्र के रूप में जाना गया और यूरोप पर तथा दुनिया पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इसने दुनिया को विश्व युद्ध की आग में ढकेल दिया था, जिसमें करोड़ों जानें गई थी। फिर से वैसा ही एक माहौल देखने को मिल रहा है और ये जो संगठन बना है, इसे मुस्लिम नाटो की संज्ञा दी जा रही है। दरअसल 50 से अधिक मुस्लिम देश हैं, परंतु उनके बीच में समन्वय का घोर अभाव दिखता है और मुस्लिम राष्ट्रों को लगता है कि उनके मध्य समन्वय नहीं है। इसी कारण अमेरिका विश्व की आर्थिक महाशक्ति बना हुआ है और मुस्लिम राष्ट्र उसके आगे नतमस्तक नजर आते हैं। ये समझौता जो हुआ है, इससे पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में जो देश स्थित हैं, सऊदी अरब के आसपास जो देश स्थित हैं और तुर्की के आसपास जो देश स्थित हैं, उनके लिए चुनौतियां बढ़ गई है। जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर बहुत पुराना विवाद है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर उसे मिल जाए, सिर्फ इस बात पर कि कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है, पर पाकिस्तान को भारत का ये जवाब रहता है कि आपसे ज़्यादा मुसलमान तो हमारे यहाँ रहते हैं और आप एक मुस्लिम राष्ट्र हैं, हम तो सबके लिए अपने देश को धर्मनिरपेक्ष बना कर रखे हैं, तो फिर हम केवल धर्म के आधार पर आपको कैसे वो इलाका दे दें। और जो नियम कानून थे, राजा को अधिकार दिया गया था 1947 में अंग्रेज़ों के द्वारा कि वो जिस भी देश में चाहें अपना विलय कर सकते हैं या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। तो कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, उन्होंने भारत में अपनी रियासत का विलय किया था। ऐसे में भारत जम्मू कश्मीर के संपूर्ण भूभाग को अपना मानता है और पाकिस्तान ने इसमें से कुछ इलाकों पर अपना कब्जा करके रखा हुआ है, जिसे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहा जाता है। इस समझौते के बाद भारत से लड़ने के लिए कभी भी सऊदी अरब की सेना या तुर्की की सेना नहीं आने वाली है। पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, वो खुलेआम पाकिस्तानी मीडिया चैनल पर कह रहे हैं कि एक भी अरब व्यक्ति भारत की गोली खाने के लिए बॉर्डर पे यहाँ पर नहीं जाएगा, ना ही तुर्की से कोई आएगा। मैं लिख कर दे सकती हूँ, महिला पत्रकार इस तरह की घोषणा कर रही है खुलेआम टीवी चैनल पे। तो तुर्की और सऊदी अरब की सेना भारत से टकराएगी, इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। हाँ, सऊदी अरब से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार खरीदेगा। तुर्की से उसे ड्रोन टेक्नोलॉजी मिल सकती है, जो मिल ही रही है। ऐसा नहीं है कि समझौता के होने से पहले पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध सऊदी अरब और तुर्की से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। सऊदी अरब और तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान को सहयोग करते रहे हैं, पर अब वे एक सैन्य गठजोड़ के रूप में खुलकर सामने आ गए हैं। पहले जो काम पर्दे के पीछे छुप छुपा कर होता था, वह अब खुल के सामने होने लगा है। वर्तमान समय में पाकिस्तान की चुनौती केवल भारत नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी उसके रिश्ते बहुत ख़राब हैं और खैबर पख्तूनवा के इलाके में जो सीमा विवाद है, वो बहुत ही ज़्यादा कई बार हिंसक रूप ले लेते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इसको लेकर बार बार जंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दोनों के सैनिक भी मारे जाते हैं। खैबर पख्तूनवा में फिदायीन हमले भी होते रहते हैं
और बलूचिस्तान ने तो 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी है, परसों ही। और साथ ही पाक अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है, उसमें जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर जो सीटें हैं वो भारतीय शरणार्थियों के लिए, उन शरणार्थियों के लिए जो कि भारत में नहीं रहते हैं बल्कि पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के समय में और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रहते हैं, उनसे जो चयनित होते हैं, तो उन सीटों का ऐसा माना जाता है कि भारतीय शरणार्थियों के लिए जो सीटें हैं जो पाकिस्तानी शहरों में होते रहते हैं और पाकिस्तानी शहरों में वोटिंग होती है, उसका प्रयोग करके जम्मू कश्मीर में वहाँ पर सरकार बनाई जाती है। तो ये जो व्यवस्था है चुनाव की, इसे थोड़ा सा ऐसा बनाने की कोशिश पाकिस्तान के कुछ जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग कर रहे थे, जिससे कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार रहे यह जम्मू कश्मीर के लोग तय कर सके। आज तक ऐसा हुआ है कि जिसकी भी पाकिस्तान में केंद्र में सरकार रहती है, उसी की जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी पाक अधिकृत जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है उसमें सरकार बन जाती है। मुजफ्फराबाद उसकी राजधानी है। तो इस दशा में पाकिस्तान ने वहाँ पर जो दमन किया है उसमें 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति है वहाँ पर। लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुलकर संघर्ष पर उतर आए हैं। 100 लोग मुक्का मारा जाना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो पाकिस्तान इस तरह से न केवल भारत की तरफ से सुरक्षा की चुनौती महसूस करता है, बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ भी उसके रिश्ते ख़राब हैं। और साथ ही साथ अंदरूनी मोर्चे पर भी बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन, खैबर पख्तूनवा में आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में अब जो चुनावी प्रक्रिया है जिसमें कि कुछ सीटें भारतीय शरणार्थियों के लिए आरक्षित है, जो भारतीय जम्मू कश्मीर के इलाके से पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके में गए और फिर वहाँ से कहीं और जाकर बस गए पाकिस्तानी शहरों में, तो उनको जो सीटें दी गई है उसका प्रयोग करके ऐसा माना जाता है कि जो जनमत की आकांक्षा होती है जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी इलाका जो है उसका, उसे कुचलने के लिए उन सीटों का प्रयोग कर किया जाता है और उन सीटों पर वही लोग जीतते हैं जिसे पाकिस्तानी सेना जितवाना चाहती है। तो उन सीटों को ऐसा माना गया है कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तानी कब्जे वाला है उसकी स्थानीय राजनीति को प्रभावित करने और हमेशा जन भावना को दबाने कुचलने, अपने मन मुताबिक एक कठपुतली सरकार बैठाने के लिए उन सीटों का इस्तेमाल होता है। तो उन सीटों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे थे जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तानी इलाका है उसमें, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर उसे कहना चाहिए। तो ऐसे में कई सारी समस्याएं पाकिस्तान की खुलकर सामने आ चुकी है। बलूचिस्तान, पाक अधिक पीओके, खैबर पख्तूनवा, भारत के साथ सीमा विवाद, तो अफ़गानिस्तान, तो ये 5 बड़ी समस्याएं पाकिस्तान को घेर कर खड़ी है। और इन समस्याओं से लड़ने के लिए पाकिस्तान की मीडिया ही स्वयं बोल रही है कि कोई भी सऊदी अरब का या फिर तुर्की का सैनिक नहीं आने वाला है। तो भारत के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ नई चुनौती पैदा हो रही है। जो पहले छुप छुपा कर होता था वो अब खुल के होगा बेशर्मों की तरह। और ये अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद भारत भी जब काउंटर करते हुए अपना सैन्य गठजोड़ विकसित करेगा तो उसे गलत नहीं माना जाएगा दुनिया की नज़रों में। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया उसके बाद से ईरान खाड़ी देशों पर हमलावर है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य उसने बंद कर रखा है और वहाँ से तेल का जो व्यापार होता था वो पूरी तरह से ठप है। दूसरा जो रास्ता था उसे हूती विद्रोहियों के माध्यम से लाल सागर में भी ईरान बंद करने की क्षमता रखता है, और जो कि वो अब शुरुआत कर भी चुका है। और हूती विद्रोही जो सऊदी अरब समर्थित सरकार है यमन की, उस पर हमलावर हैं। सऊदी अरब में भी मिसाइलें मार रहे हैं और ये तो अभी आज ही हमला हुआ है, कई सैनिक मरे भी हैं सऊदी अरब के। तो ऐसे में ये जो समझौता है उसके माध्यम से अब होगा क्या कि सऊदी अरब नहीं चाहता है कि युद्ध में उसके लोग मारे जाएं। सऊदी अरब के लिए अरबों की जान बहुत कीमती है और पाकिस्तानियों की जान सस्ती है। तो सऊदी अरब इस समझौते के बाद अब हुती विद्रोहियों की गोली खाने के लिए, उनके द्वारा मारे जाने के लिए
अरबों को, अपने लोगों को बचा लेगा और पाकिस्तानी सैनिकों को आगे कर देगा कि लो तुम लोग मरो, तुम लोग मरने लायक हो, हमारे अरब तो अच्छे लोग हैं, जीने लायक लोग हैं, उन्हें अच्छा जीवन मिलना चाहिए, पाकिस्तानी मरते हैं तो मरे। उससे सऊदी अरब को कोई विशेष मतलब है नहीं, वो अरब जाति को जो है उसी को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां तय करता है और पाकिस्तान को बस इस्तेमाल करता है। पाकिस्तानियों को वो अपने से निम्न दर्जे का समझता है। उसे पाकिस्तानियों की मौत अ, होती है तो हो, वो नहीं चाहता है कि अरब मरे, वो चाहता है पाकिस्तानी मरे उसके दुश्मनों से लड़ते हुए। तो पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की जानों का समझौता कर लिया है डॉलर के बदले। तो आने वाले समय में पाकिस्तान की सेना ऐसे भी सऊदी अरब में बड़ी संख्या में मौजूद है और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है उसे विकसित करने में सऊदी अरब का योगदान रहा है। तो सऊदी अरब का कुछ हिस्सा तय है पाकिस्तान के परमाणु बमों में। पर सऊदी अरब खुद को खुलेआम परमाणु शक्ति संपन्न देश कहकर एक परमाणु रेस नहीं लाना चाहता है खाड़ी देशों में। वो नहीं चाहता है कि उसके बनाने के बाद बाकी जो कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई है वो भी परमाणु बम बनाने पर ध्यान दे। तो इसीलिए उसने अपने परमाणु बम, जो कि दोनों ने मिलकर बनाया था, दोनों के बीच में तय है लगभग कि जब भी सऊदी अरब को ज़रूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान के परमाणु बमों का प्रयोग कर लेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु बम, पाकिस्तान की सेना, ये सब सऊदी अरब के काम आएंगे। और सऊदी अरब अपने देश में मजबूत सेना नहीं रखना चाहता। उसे डर है कि यदि सेना मजबूत होगी तो वह वहाँ पर राजतंत्र खत्म कर देगी, सैन्य शासन आ सकता है, या फिर हो सकता है कि लोकतंत्र की मांग उठे और सेना राज परिवार के बदले जनता का समर्थन कर दे। और जो क्राउन प्रिंस है वर्तमान, वो तो इतने क्रूर हैं, अपने भाइयों को उन्होंने जेल में डाल के रखा है। सातवें भाई हैं, उनसे ऊपर वाले जो कई भाई हैं वो जेल में, कारावास में हैं। और बहुत ही दमन की स्थिति है वहाँ पर। स्वतंत्रता के साथ लोग जीवन नहीं जीते हैं। वहाँ पर बहुत कठोर नियंत्रण होता है सरकार का लोगों के जीवन पर। उनको वैसी स्वतंत्रता वहाँ पर नहीं मिलती है जैसे कि किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में नागरिक महसूस कर पाते हैं। प्रेस को वहाँ पर फ्रीडम है ही नहीं। तो सऊदी अरब हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष वाली स्थिति में है और पाकिस्तानी जाकर अब मोर्चा संभालेंगे, मरेंगे, इनकी जान सस्ती जो है। उसके बाद अब तुर्की को देखें तो तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर चुका है और काफ़ी उपलब्धियां भी उसने प्राप्त की है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान जिन ड्रोन से भारतीय शहरों को निशाना बना रहा था वो सारे ड्रोन तुर्की के ही थे। और ऐसे में भारत जो है वो अब तुर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस और साइप्रस के साथ अपना सैन्य समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब को काउंटर करने के लिए उसने यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई के साथ भी इस तरह के रणनीतिक समझौते कर रखे हैं जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, हथियारों का आदान प्रदान, ये सब शामिल है। तो सैन्य गठजोड़ एक तरह से आकार लेने लगा है और सऊदी अरब को अभी भी ये भी डर सता रहा है कि ईरान कहीं उस पर हमला ना कर दे, क्योंकि अमेरिका तो बम बरसा के निकल जा रहा है, लेकिन ईरान को समाप्त करने के लिए वहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड उतारना ज़रूरी है। और अमेरिका नहीं चाहता है कि उसका एक भी सैनिक ईरान में मारा जाए। तो ऐसे में सऊदी अरब ने ही बाध्य किया था अयातुल्ला खामनेई के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। ये सब लोग जान चुके हैं कि ईरान की अभी जो दशा बिगाड़ी गई है उसमें जो भड़काने का अमेरिका को काम है वो सऊदी अरब ने ही किया था। वह चाहता था ईरान मिट जाए। ये सिया सुन्नी का आपसी जो वैमनस्य है वो इसका कारण था। तो ऐसे में ईरान अब पलटवार करेगा और खाड़ी देशों पर ही करेगा, जो कि वो कर भी रहा है। अब तक केवल मिलिट्री के जो ठिकाने थे, जो अमेरिका के सैन्य बेसेस थे, अमेरिका के दूतावास थे, वो निशाना बन रहे थे। पर जैसे जैसे अमेरिका अपने आप को समेटेगा, ईरान हमला जो है वो केवल सैन्य ठिकानों पर नहीं करेगा। वो जिस तरह से उसने नुकसान उठाया है वो प्रयास करेगा कि अमेरिका की जो भी सहयोगी साझेदार रहे हैं खाड़ी देशों में, उन सबको भी वो नेस्तनाबूद कर दे। ये जो समझौता हुआ है, मक्का समझौता, इसे एक तरह से अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी का डेथ सर्टिफिकेट माना जाना चाहिए। लंबे समय से खाड़ी देशों के साथ अमेरिका का समझौता था कि आप अपना तेल का व्यापार डॉलर में करेंगे,
जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, डॉलर मजबूत होगा और बदले में खाड़ी देशों को अमेरिका सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये समझौता लंबे समय तक चला, पर ईरानी हमलों ने इसकी पोल खोल दी और अमेरिका कितना गंभीर है खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए, ये सच्चाई भी सामने आ गई। तो ऐसे में सऊदी अरब अब अमेरिका की सुरक्षा के भरोसे नहीं रह सकता है। उसके शहरों पर मिसाइल गिर रहे हैं और अमेरिका उसे नहीं बचा पा रहा है। तो ऐसे में उसने कोशिश की है कि वो सुरक्षा के लिए कुछ वैकल्पिक उपाय करे। पाकिस्तान के साथ उसका सहयोग था ही, और तुर्की के साथ उसने सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है। वैसे मक्का और मदीना जो है वो पहले तुर्की का ही हुआ करता था ऑटोमन साम्राज्य के समय में, और अंग्रेज़ों की मदद से अरबों को तुर्कों से छीनकर मक्का मदीना दे दिया गया था। तो ये पुराना विवाद है जो कि कहीं ना कहीं उनके मन में होगा ही, और तुर्की हमेशा ये सपना ज़रूर देखता होगा कि मक्का और मदीना फिर से उसके नियंत्रण में आए। तो ये लोग तीनों एक दिखने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर तीनों के बीच में बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। सऊदी अरब का मानना है कि पाकिस्तान के सैनिक मरने के लिए हैं, उनकी जान सस्ती है, हमारे अरबों की जान बची रहनी चाहिए, हमारे अरब नहीं मरेंगे। हमारे अरब अच्छा से ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं, मरने के लिए तो पाकिस्तानी है ही। हम बस पैसा फेंको, तमाशा देखो, सऊदी अरब की नीति है। और वो भाड़े का सैनिक मानता है, जिससे कोई हमदर्दी, कोई संवेदना, कोई अपनापन नहीं होता है। तुर्की जो है उसको इस सैन्य गठबंधन में जोड़कर एक तरह से इस्लामिक वर्चस्ववाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान और तुर्की के बीच भी अच्छे संबंध रहे हैं। तुर्की को 2 खरीदार मिल रहे हैं, जिससे कि उसके हथियार बिकेंगे, उसे लाभ होगा, उसके ड्रोन बिकेंगे। आज के ज़माने में जो युद्ध हैं वो ड्रोन से ही लड़े जा रहे हैं। और ऐसे में भारत जो है वो इन देशों को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफ़गानिस्तान और ईरान से संबंधों को ज़्यादा प्रगाढ़ करने पर ध्यान देगा। सऊदी अरब को काउंटर करने के लिए वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ सैन्य गठजोड़ करेगा, और तुर्की को काउंटर करने के लिए वो साइप्रस और ग्रीस के साथ सैन्य गठजोड़ करेगा, आर्मेनिया के साथ भी करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे आने वाले समय में ये सैन्य गठजोड़ जो है वो कागज़ों से उतरकर धरातल पर आता है, या फिर कागज़ों तक ही रह जाता है। लेकिन यह बात साफ है कि तीनों इसमें भावनात्मक रूप से एक साथ नहीं है, और जुड़ाव की भी अपनी एक सीमाएं हैं। किसी पाकिस्तानी के मरने पर, किसी पाकिस्तानी सैनिक की मौत होने पर अरबों को जरा सा भी दुख नहीं होता है। और तुर्की जो है वो कभी सेना लेकर भारत से लड़ने नहीं आने वाला है। बीच में ईरान बैठा हुआ है, जो कि ऐसा होने नहीं देगा कि तुर्की से सेना निकले और वो पहुंच जाए कई देशों को पार करते हुए। भारत के लिए ये कोई नई चुनौती नहीं है। हाँ, तीनों के बीच में यदि रिश्ते अच्छे होते हैं, सहयोग बढ़ता है, तो निश्चित रूप से भारत की समस्याएं बढ़ेगी, पर भारत इससे लड़ने की तैयारी भी करेगा। और एक कहावत है, दुष्टों की मित्रता ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। और इन तीनों को यदि मजबूत होते हुए अमेरिका देखेगा तो वो वही करेगा जो आज तक करता आया है। जिसने भी मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश की है, अमेरिका ने उसे धूल में मिला दिया है। उसने गद्दाफ़ी के साथ यही किया, सद्दाम हुसैन के साथ यही किया। और अब यदि ये काम एर्दोगन, रेचप तैयब एर्दोगन जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, वो करने की कोशिश करेंगे, या फिर सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो करने की कोशिश करेंगे, तो उनके साथ भी वही होगा जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था। धन्यवाद।